हेलो एवरीवन, प्रेरक क्लासेस एक बार आपका फिर स्वागत करता है एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स ये एक वायरल जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज, इसका क्या मतलब होता है? तो जानवरों में मनुष्यों से फैलने वाली बीमारियों को जूनोज या जूनोटिक बीमारियां कहा जाता है। यह बंदरों में पॉक्स लाइक डिसीज के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। ये नाइजीरिया में एक एंडेमिक है। एंडेमिक क्या होता है? तो एंडेमिक जो है एक ऐसी डिसीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बीच परमानेंटली एग्जिस्ट करती है या कॉन्स्टेंटली एग्जिस्ट करती है, तो उसको कहते हैं एंडेमिक। ये मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। ये मंकी पॉक्स वायरस फैमिली पॉक्स विरिडे के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का मेंबर है। अभी तक इसके जो नेचुरल होस्ट है कि इस बीमारी का जो नेचुरल होस्ट है, इसको बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पर हाँ, ये कई सारे एनिमल्स में इस बीमारी के जो वायरस है वो पाए गए हैं। और ऐसे जो वायरस है, मंकी पॉक्स वायरस के जो सोर्स के रूप में जाने जाने वाले जो जानवर हैं, उसमें बंदर और वानर शामिल हैं। और वैरायटी ऑफ रोडेंट्स, रोडेंट्स का मतलब होता है मूषक, तो वो रैट्स, माइस, स्क्वायरल्स और प्रायर डॉग्स, ये भी एक तरीके के मूषक हैं। और ये रैबिट्स, ये सभी मंकी पॉक्स वायरस के सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। इस संक्रमण का पता पहली बार 1958 में रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में पॉक्स जैसी बीमारियों के दो प्रकोपों के बाद सामने आया था, जिसके कारण इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया था। अब हम बात करते हैं इसके अकरेंस के बारे में। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये मामले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के करीब होते हैं, जो वायरस ले जाने वाले जानवरों द्वारा बसाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, ये इसके दो डिस्टिंक्ट क्लैड्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से एक है वेस्टर्न अफ्रीकन क्लैड, दूसरा है कॉन्गो बेसिन क्लैड, जिसे सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड भी कहते हैं। इसके आउटब्रेक्स की बात करें, इसके प्रकोप के बारे में बात करें, तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1958 में ये मंकीज में मिले थे। उसके बाद डीआरसी में ही 1970 में ये ह्यूमंस में पाए गए। फिर 2017 में नाइजीरिया ने पिछले पुष्टि किए गए मामले के 40 साल बाद सबसे बड़े प्रलेखित प्रकोप का अनुभव किया। साथ में बाद में कई वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में इस बीमारी की सूचना मिली। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं। और उसमें जैसे जो चिकन पॉक्स होता है उसमें फीवर, बेचैनी और हेडेक होता है, उसी तरीके से मंकी पॉक्स में भी सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बट ये मंकी पॉक्स में ज्यादा सीवियर होते हैं। और इस डिसीज के अर्ली स्टेज में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है कि मंकी पॉक्स या स्मॉल पॉक्स में से क्या है, तो इसमें मंकी पॉक्स में लिम्फ ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब आपको ये वायरस आया, इन्फेक्शन जो हुआ, और उसके बाद जब उसके सिम्टम्स सामने आना शुरू हो गए, वो जो ड्यूरेशन होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। वो मंकी पॉक्स का यूजुअली 7 to 14 डेज है, बट ये 5 से 21 दिन भी हो सकता है। इसके बाद इसका ऑनसेट स्टेज, ऑनसेट स्टेज का मतलब होता है बिगनिंग, मतलब कि एकदम जब शुरुआती दौर, जब शुरुआत हुआ होता है, तो जब शुरू हुआ है या उसके 2-3 दिन बाद पेशेंट के जो शरीर पे दाने आने लगते हैं, जो चेहरे पर शुरू होते हैं और शरीर के अन्य भागों में फैलने लगते हैं। इसके बाद स्किन इरप्शन स्टेज, स्किन इरप्शन स्टेज जो है त्वचा फटने की अवस्था, ये 2 से 4 सप्ताह के बीच रह सकता है, जिसके दौरान घाव जो है वो सख्त हो जाते हैं और एक स्पष्ट तरल पदार्थ या फिर मवाद से भर जाते हैं, और फिर उस पे पपड़ी या फिर कुछ पपड़ी जैसा विकसित हो जाता है। मोर्टेलिटी की अगर बात की जाए, तो मरने वाले रोगियों का प्रपोर्शन डॉक्यूमेंटेड केसेस में 0 से 11% के बीच में वेरी करता है, और ये छोटे बच्चों में अधिक रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये फैलता कैसे है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो प्राथमिक संक्रमण जो है किसी इन्फेक्टेड एनिमल के जो ब्लड के कांटेक्ट में आने से, या उसके शारीरिक तरल पदार्थ या त्वचीय या किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल के घाव के सीधे संपर्क में आने से भी ये वायरस फैल जाता है। या फिर किसी इन्फेक्टेड एनिमल का जो मीट है, अगर वो प्रॉपरली कुक नहीं हुआ है और अगर वो किसी ने कंज्यूम कर लिया है, तो ये भी रिस्क फैक्टर साबित होता है।
और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के स्राव संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घाव या हाल ही में रोगी तरल पदार्थ या घाव सामग्री द्वारा दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क में आने से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। ये ट्रांसमिशन इनोक्यूलेशन के द्वारा मान्या कि टीकाकरण के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा भी ट्रांसमिट हो जाता है और एक कंजेनिटल यानी कि जन्मजात मंकी पॉक्स इसको हम फिर बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अभी तक इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। पर जब डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को लेकर एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जब डिक्लेयर कर दी तो यूरोपियन यूनियन ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इवानेक्स को मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया। इससे पहले भी एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ने मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करने में 85% इफेक्टिव रही है। बट 1980 में जो है वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, इसीलिए ये जो वैक्सीन है वो भी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। वर्तमान में मंकी पॉक्स के स्प्रेड को मैनेज करने के लिए कोई ग्लोबल सिस्टम नहीं है, जब प्रत्येक देश जब कभी भी किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अब बात आती है कि इसको ऐसे उसमें किया क्या जा सकता है। तो एक तो बेहतर निगरानी और प्रतिक्रिया और बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और जंगली जानवर स्पेशली जो मंकीज हैं उनसे दूर रहना मतलब अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई जानवर किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसे तुरंत क्वारंटाइन किया जाए और उसे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के थ्रू हैंडल किया जाए और अगले 30 दिनों में उन्हें ऑब्जर्व किया जाए क्या उनमें कोई मंकी पॉक्स के सिम्टम्स तो ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं, सामने तो नहीं आ रहे हैं। साथ में दूसरी अन्य बीमारियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्थानीय रोगों के रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में गिरावट आई है क्योंकि लोग कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल नहीं कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी ये तेजी से फैलता है और संक्रमित होने पर 10 में से 1 मौत का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं कि ये मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से डिफरेंट कैसे है। तो मंकी पॉक्स वायरस जो है वो एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, जो वायरस का एक जीनस है जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है जो स्मॉल पॉक्स का कारण बनता है और इसमें वैक्सीनिया वायरस भी है जिसका उपयोग स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में किया गया था। मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स हैं वो स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स से काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, पर यही सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स के केस में थोड़े लेस सीवियर होते हैं। और ये जो सिम्टम्स है वो दोनों ही डिसीज में वेरी कर सकते हैं। मींस किसी में अगर हेडेक ज्यादा हो या फिर ना हो या फिर किसी को बेचैनी ज्यादा हो, ऐसे कुछ भी वेरी किया हो सकता है। डिक्लेयर जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई ग्लोबल हेल्थ के लिए उसका क्या मतलब है। तो ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करने का मतलब है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप एक असाधारण घटना है जो अधिक देशों में फैल सकती है और इसके लिए कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं उन एलिमेंट्स के बारे में जिन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल पर विचार करने में मदद की। ये जो वायरस है वो नॉन एंडेमिक कंट्रीज में भी स्प्रेड हो गया। ये वायरस दूसरी कंट्रीज में इतनी तेजी से फैला जहां ये पहले कभी नहीं देखा गया था। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार इंटरनेशनल कंसर्न का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के 3 मापदंडों को पूरा किया गया है। इस तरह की घोषणा के लिए 3 मापदंड ये हैं कि एक असाधारण घटना है, ये बीमारी के अंतरराष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य राज्यों के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का गठन करती है और इसके लिए संभावित रूप से एक समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। इसके नंबर्स की अगर बात करें तो 1 महीने के अंदर ही ये 5 गुना बढ़ गए। साइंटिफिक प्रिंसिपल, एविडेंस और दूसरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अभी तक अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है और इसमें से काफी सारी तो अज्ञात भी है, अननोन है। मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम, अंतरराष्ट्रीय प्रसार और अंतरराष्ट्रीय यातायात में हस्तक्षेप की संभावना है। प्रीवियसली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 पैंडेमिक 2014 में वेस्ट अफ्रीकन इबोला आउटब्रेक के दौरान और 2016 में लैटिन अमेरिका में जीका वायरस और पोलियो उन्मूलन के लिए जारी प्रयास जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की। इमरजेंसी डिक्लेरेशन ज्यादातर वैश्विक संस्थानों और प्रकोप पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दलील के रूप में कार्य करती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।